कि भाई इंडिया में सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन से डरने की जरूरत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। तो भाई ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भाई सारे बैंक्स तो बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं होने वाले। तो आज बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स के ऊपर। भाई ये वर्ड सुनने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही इसके बारे में बातें करने में, वीडियोस देखने में और लोगों के साथ बैठ के गपशप करने में बड़ा ही मजा आता है। अब पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में एक न्यूज़पेपर में XYZ इकोनॉमिक्स ने एक आर्टिकल पब्लिश करा जिसमें बोला गया कि भाई इंडिया में सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अब भाई जब से ये न्यूज़ मैंने पढ़ी है तो भाई आप लोगों का तो छोड़ो, मेरे खुद के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। बिकॉज जहां आज मैं खुद को ये बोलता हूँ मैं एक सरकारी अफसर हूं, वही कल हो सकता है मैं खुद को ये बोलूं कि भाई मैं एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता हूँ। भाई आज ना फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ रहा हूँ इसके पीछे के कि भाई एक्चुअली में क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। भाई देखो, एक इकोनॉमिस्ट ने आके ये तो बोल दिया कि भाई सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो, और उसके बाद से मैं अलग अलग वीडियोस के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज देख रहा हूँ, और सारे के सारे बच्चे और हर जगह नेगेटिविटी फैल चुकी है। भाई बच्चे इतना डर चुके हैं कि सारे बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाएंगे। अब क्या हम बैंक एग्जाम की तैयारी करें भी या ना करें, या SSC या रेलवेज या किसी और एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो आज का पूरा फोकस इन दो टॉपिक्स के ऊपर रखेंगे। भाई पहला ये कि भाई क्या प्राइवेटाइजेशन बैंक्स के अंदर हो सकता है, और उससे भी बड़ा ये कि भाई क्या सारे के सारे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन एक साथ हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई अगर प्राइवेटाइजेशन की न्यूज इतनी आग पकड़ रही है तो क्या हमें बैंक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या किसी और एग्जाम की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि भाई क्या प्राइवेटाइजेशन हो सकता है या नहीं। अब भाई इसके लिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और इंडिया के सबसे बड़े दो प्राइवेटाइजेशंस की बात करते हैं। भाई सबसे पहला IDBI बैंक का जिसको LIC ने खरीदा, और दूसरा एयर इंडिया का जिसको टाटा ग्रुप ने खरीदा। भाई ये दोनों ही एंटिटीज में एक चीज जो सबसे बड़ी कॉमन थी वो ये दोनों के दोनों कंपनीज हाईएस्ट लॉस मेकिंग कंपनीज थे। और अगर मैं आपको इसको छोटे से एग्जांपल से समझा सकूं तो वो ये कि भाई ये बोला जाता है कि एयर इंडिया हर साल इतना ज्यादा लॉस करता था सरकार के लिए कि भाई अगर सरकार एयर इंडिया को आज से 10 साल पहले बंद कर देती तो उससे जितना सरकार का पैसा बचता उससे 5 लाख परिवार पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाते। मतलब 5 लाख परिवार गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते, इतना पैसा सरकार के पास बच सकता था। तो इससे आपको ये तो समझ आ गया कि भाई ये दोनों की दोनों कंपनीज कितना ज्यादा और कितना बड़ा बड़ा लॉस हर साल कर रही थी। और उसके बाद भी सरकार को इन दोनों कंपनीज को, मतलब IDBI को और एयर इंडिया को, इन दोनों को प्राइवेटाइज करने में 5 से 10 साल का टाइम लग गया। ठीक है, अब अगर उस आर्टिकल की बात करें तो उस आर्टिकल में यह बोला गया कि भाई इंडिया के सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, और एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोली गई है उसमें कि भाई सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन उन बैंक से चालू करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं सरकार को। दैट मीन्स कि भाई आज तक जो सरकार अपना प्राइवेटाइजेशन का फंडा चलाते आई है कि भाई हमें अपना लॉस कम करना है, सबसे पहले तो ये आर्टिकल उसी के अगेंस्ट जा रहा है। तो मतलब पहले तो ये आर्टिकल बिल्कुल बोगस मुझे उसी पॉइंट पे लग गया था। दूसरी बात ये भाई वो ये बोल रहे हैं कि भाई सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अब भाई कोई भी लॉजिकल बंदा सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करेगा कि भाई चलो आप सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर भी दो, पर आप मुझे ये बताओ कि भाई सरकार की 70 से 80% सारी की सारी स्कीम्स, भाई चाहे वो कोई नया गवर्नमेंट पोर्टल हो, कोई नया एजुकेशन लोन का पोर्टल हो, क्या कोई एग्रीकल्चर का पोर्टल हो, कोई विमेन वेलफेयर का पोर्टल हो, कोई रीफाइनेंस का पोर्टल हो, मतलब हर चीज जो भी सरकार कर सकती है एक जनहित में लोगों की मदद करने के लिए, वो हर स्कीम सरकार बैंक्स के थ्रू ही करती है। भाई उसमें चाहे कोरोना में डेली बेसिस पे बैंकर्स को बैंक खोलना हो, या उसके मतलब कोई भी चीज सरकार की 70 to 80% स्कीम्स अकेले बैंक्स के थ्रू ही लागू होती है, और वो भी सरकारी बैंक के थ्रू। भाई आप आज भी किसी भी प्राइवेट बैंक का वो पूरा बैलेंस शीट है सब कुछ उठा के देख लो, आपको ये समझ आएगा कि कोई भी प्राइवेट बैंक सरकार की वो जो होता है ना पब्लिक वेलफेयर स्कीम, उसमें 0% या 1% का पार्टिसिपेशन करता है, और बाकी 99 to 100% का पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। तो भाई सबसे पहली बात तो ये, भाई एक पूरा का पूरा आर्टिकल मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा बोगस लगा बिकॉज भाई सरकार का मेन फोकस है, चलो वो भी छोड़ो, भाई सारा का सारा वोट बैंक जो भी सरकार इकट्ठा करती है वो कहां से आता है, भाई ये आता है पब्लिक वेलफेयर स्कीम से। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इतना बड़ा अपना वोट बैंक छोड़ देगी, वो भी बस इसलिए बिकॉज उसको बैंक को प्राइवेटाइज करने की जिद है? तो भाई ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भाई सारे बैंक्स तो बिल्कुल भी प्राइवेटाइज नहीं होने वाले, तो इसकी आप टेंशन लेना छोड़ दो। और आज हमने बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करी है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भाई इतनी नेगेटिविटी के बीच क्या हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या किसी और एग्जाम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। अब भाई सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, भाई इस साल पूरा का पूरा कैलेंडर आउट हो चुका है। भाई IBPS का पूरा कैलेंडर आउट हो चुका है, SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन, SBI PO का नोटिफिकेशन 110% आने ही वाला है, और अब बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो मतलब सारे के सारे एग्जामिनेशन अब लाइंड अप है, लगातार एग्जामिनेशन होने वाले हैं। भाई सबसे पहले RRB क्लर्क होगा, फिर RRB PO, IBPS क्लर्क, फिर
एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मतलब सारे के सारे एग्जाम्स लाइंड अप है। इसके बीच में हो सकता है एलआईसी डबल ए हो जाए, एनआईएसीएल एओ हो जाए, एनआईसीएल एओ हो जाए, मतलब इतने सारे दसों एग्जाम में भी लाइंड अप पड़े हैं, वो भी बस बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो मैं इस समय आपको बोलूंगा कि बिल्कुल भी नेगेटिविटी की तरफ मत जाओ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि जो भी इंसान आपको लगता है कि नेगेटिविटी फैला रहा है, सबसे पहले तो उसको अपनी लाइफ से ब्लॉक करो भाई। चाहे कोई व्हाट्सएप का मैसेज हो, कोई यूट्यूब का चैनल हो, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई न्यूज चैनल हो, मतलब हर चीज जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी लेके आ रही है, सबसे पहले तो उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो। बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला है, इतनी जल्दी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे बैंक का प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हो। दूसरा पॉइंट और थोड़ा एलैबोरेट करता हूं मैं इसको। देखो मैंने आज से कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सबको ये बोला था कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल या उसके अगले साल एनआरए सीईटी आने वाला है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है, जिसमें आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे इन तीनों का एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसलिए मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को ये बोला था कि भाई अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है और अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो या कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हो और एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो जिसमें आपके पास मोटा मोटा आराम से 6 महीने बचते हैं, तो मैं आप लोगों को आज भी यही बोलूंगा कि भाई आप लोग एनआरए सीईटी को थोड़ा दिमाग में रखते हुए एसएससी वाला पोर्शन को भी थोड़ा तैयार करना चालू करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, अगर क्वांट की बात करते हैं तो भाई देखो क्वांट ऑलमोस्ट बैंक और एसएससी का सेम होता है, बट एसएससी में थोड़ा ज्योमेट्री ज्यादा आ जाता है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आ जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई 100% सिलेबस पढ़ना चालू करो, बट एटलीस्ट बेसिक्स पढ़ना चालू करो भाई। 2-3 दिन आपने ट्रिग्नोमेट्री को दे दिए, 2-3 दिन आपको ज्योमेट्री को दे दिए, जिससे आपको बेसिक्स समझ आ जाए सारा का सारा, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं भाई, इंग्लिश बैंक एग्जाम का एसएससी से ज्यादा मुश्किल आता है, ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। मतलब जिस बच्चे ने बैंक एग्जाम की इंग्लिश पढ़ ली वो एसएससी की इंग्लिश बहुत इजीली पार कर लेगा, बट उसमें एक दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, तो थोड़ा अपनी नजरों के सामने से उसको 1-2 दिन दे के निकालिए और दैट्स इट। और वहीं रीजनिंग की बात करें तो भाई रीजनिंग एसएससी का बहुत ईजी आता है और बैंक का बहुत मुश्किल आता है, तो रीजनिंग के लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो तो अपने थोड़े बहुत एफर्ट्स उस तरफ लगाना चालू करो, और अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग वाले पोर्शन में थोड़ा पजल्स पे अपना फोकस बढ़ा दो। देखो इतना काम करो। देखो मैं आपको अभी भी ये बोलता हूं कि बिल्कुल नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है, फोकस एग्जाम पे करो भाई। अगर इस बार आप लोग का एग्जाम निकल गया तो बहुत अच्छा है, मतलब फोकस तो ये करो कि हमें इसी साल एग्जाम निकालना ही निकालना है। बट चलो किसी रीजन से इस साल एग्जाम नहीं निकल पाता है तो फिर तैयारी उस तरीके से करो कि भाई आज ही आप एनआरए सीईटी को फोकस करते हुए कर रहे हो तो भाई थोड़ा थोड़ा एसएससी का पोर्शन टच करते हुए चलो। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो और अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बैंक एग्जामिनेशन का सिलेबस को टच करते हुए चलो, एंड दैट्स इट भाई, आपका काम यहां तक हो जाएगा। तो भाई मोटा मोटा जो मैंने आज का वीडियो इसलिए बनाया, बहुत डर रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, वो हर जगह बस वो बहुत हल्ला मच रहा है कि भाई एग्जाम दे ना दे, सिलेबस क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन से डरने की जरूरत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। और अगर हुआ भी तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई वो कोई चोर सिपाही का गेम टाइप का नहीं होता कि भाई आज सोचा कल हो गया, भाई उसको होने में बहुत लंबा प्रोसेस है। और ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे बैंक्स हो जाएंगे, लॉस मेकिंग बैंक इक्का दुक्का आपको बचा है, बाकी सारे के सारे सरकारी बैंक भी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं सरकार के लिए, तो ये होना बहुत मुश्किल है। फाइन गाइस, सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा और ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा प्राइवेटाइजेशन के लेके। हो सकता है आपके अंदर के कुछ डाउट्स क्लियर जरूर हो गए हों। भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे रेस कराया अगर वो वैलिड आप लोगों को लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय।